match your stuff and drop it very rapidly like this. Like that. Like this looks like a car. पेंसिल्वानिया की यह कहानी एंड ईयर 1986 एंड लोकेशन रहने वाली थी वेस्ट पित्सटॉन। आधी रात का वक्त था। बाहर सड़क पर कोई आदमी ना कोई जानवर, सिवाय गली में लगी स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी के जो पुराने घरों की दीवारों पर पड़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन चेस स्ट्रीट पर बना हुआ एक पुराना डुप्लेक्स मकान उस समय बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उस घर के अंदर रहने वाला स्मूरल परिवार पिछले कई सालों से एक ही डर के साथ जी रहा था। And I heard this female voice, and she said, Janet, very clear. And I thought it was my sister. I said, I'll be right up. Well, when I got to the top of the steps, of course, there was no one there. And I was alone in the house. The front door was locked. There was no way that anybody could have gotten into this. जिससे वो किसी को समझा भी नहीं पा रहा था। उसी घर के एक बेडरूम में जैक स्मूरल अपनी वाइफ जेनेट के साथ टीवी के सामने बेसबॉल मैच देख रहे थे और उस टीवी से निकली हुई कमेंटेटर की आवाज उनके कमरे की चुप्पी को तोड़ रही थी। जैक स्मूरल की नजरें टीवी पर टिकी हुई थी, लेकिन अचानक उसने महसूस किया जैसे उसके सीने पर किसी ने बहुत भारी चीज रख दी हो, एक ऐसा बोझ जो हर सेकंड और भारी होता जा रहा है। जैक ने उठने की कोशिश करी, लेकिन उसका पूरा शरीर जैसे जम चुका हो। न हाथ हिल रहे थे न पैर। उसने जोर से आवाज निकालना चाहिए, लेकिन गला भी उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर को छू रहा है, लेकिन कमरे में उसकी और जेनेट के अलावा कोई भी नहीं था। टीवी चल रहा था, खिड़कियां बंद थी, दरवाजा बंद था। फिर ये सब हो कैसे रहा था? घर के दूसरे हिस्से से एक बहुत जोर से आवाज आती है। ऐसे लगता है जैसे कोई भारी चीज दीवार से टकराई हो। बाद में स्मूरल फैमिली ने दावा किया कि उनका जर्मन शेफर्ड कुत्ता एकदम हवा में उड़ गया था और उड़कर वो जाकर सीधा दीवार से जा टकराया और उस जर्मन शेफर्ड कुत्ते की चीखें निकल गई और उसके चीखने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। स्मूरल परिवार का कहना था कि उनकी बेटी को भी किसी अननोन पावर ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। कभी उन्हें उनके घर में काली परछाई दिखाई देती और कभी पूरे घर में मांस की जैसी बदबू आती, जैसे सड़ा हुआ मांस पूरे घर में फैल रखा हो। और सबसे अजीब बात, ये कब शुरू होता और कब खत्म होता इसका कोई वक्त नहीं था। कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को। स्मूरल फैमिली का कहना था कि ये सब कुछ 1 या 2 हफ्तों तक नहीं चला, ये सिलसिला लगभग 15 साल तक चलता रहा और इसी वजह से अमेरिका में आज भी इस केस को सबसे मशहूर पैरानॉर्मल फैमिली केसेस में से एक माना जाता है। लेकिन ये कहानी 1986 में शुरू नहीं होती। अगर हमें इस कहानी के बारे में अच्छे से जानना है तो हमें जाना पड़ेगा 14 साल पीछे, 1972 में। उस साल पेंसिल्वानिया में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उसका नाम हुरिकेन एजनेस था। इस तूफान ने सिर्फ घर नहीं गिराए, इसने हजारों लोगों की सालों की मेहनत अपने साथ बहा दी। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि नदियां अपने किनारे तोड़कर शहरों के अंदर घुस गई। कई जगह पानी लगभग 15 फुट के ऊपर चला गया। सारी सड़कें लगभग गायब सी हो गई। गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए थे। इसी तबाही के बीच जैक एंड जेनेट स्मूरल का घर भी बच नहीं पाया था। उनका फर्नीचर, उनका घर, उनकी यादें, उनकी कमाई, उनकी मेहनत, अचानक सब कुछ पानी में बह गया था। एक ही दिन में उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। लेकिन हर मुश्किल के बाद इंसान एक नई शुरुआत की उम्मीद करता है। स्मूरल परिवार ने भी वही किया। लगभग 1 साल के बाद अगस्त 1973 में उन्होंने एक नया घर ढूंढ लिया। वेस्ट पित्सटॉन की चेस स्ट्रीट पर बना हुआ एक पुराना डुप्लेक्स घर। एड्रेस था 328-330 चेस स्ट्रीट। उस समय उस फैमिली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसको वो नई शुरुआत समझ रहे हैं, आने वाले 15 साल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाले हैं। अगस्त 1973 स्मूरल फैमिली ने अपना सारा बचा हुआ सामान एक ट्रक में रखा और वेस्ट पित्सटॉन के उस पुराने डुप्लेक्स घर में आ गए। वो घर बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल घर लगता था। लाल ईंटों से बना हुआ, 2 हिस्सों में बटा हुआ, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, पुरानी खिड़कियां और हर कदम पर हल्की सी चरमराहट। लेकिन उस वक्त ये सब किसी पुराने अमेरिकन घर की नॉर्मल सी बातें लग रही थी। जैक ने सोचा थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये घर बिल्कुल नया लगने लगेगा और वैसा ही हुआ। सबसे पहले घर की सफाई करी गई, पुरानी दीवारों पर नया पेंट किया गया, टूटी हुई पाइप्स बदली गई और नए कारपेट्स बिछाए गए। उन्होंने हर कमरे को धीरे धीरे रहने लायक बना दिया और जेनेट ने समझा कि शायद अब जिंदगी फिर से संभल जाएगी। बच्चियां भी धीरे धीरे नए घर में घुलने लगी थी। दिन हंसते हुए गुजर रहे थे। शाम को पूरा परिवार एक साथ खाना
खाता था, कभी टीवी देखता था, कभी बैठकर बातें करता था। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। जनवरी 1974 एक दिन जन्नत बेडरूम की सफाई कर रही थी। उसकी नजर एक दीवार पर करे हुए नए पेंट के बीच में एक काले डॉट पर गई। उसने कपड़ा लिया और वो काला डॉट हल्के से साफ कर दिया और वो डॉट एकदम क्लियर हो गया। जन्नत ने सोचा कि मॉइस्चर होगा। वही काला निशान फिर जन्नत को दिखाई दिया, इस बार पहले से थोड़ा बड़ा, और जैक ने पूरी दीवार वापस पेंट कर दी। फिर कुछ दिन बाद वही काला निशान फिर जन्नत को दिखाई दिया, वही दाग फिर वापस आ गया। अब फैमिली को अजीब लगने लगा। हर बार सिर्फ वही जगह, वही दाग, हर बार पेंट के नीचे से बाहर आ जाना। आखिर वो था क्या? इसके कुछ ही दिन बाद घर में एक और अजीब बात हुई। एक पुराना टेलीविजन जो प्लग से आउट था अचानक बंद होने लगा। पहले हल्की सी स्मेल आई, फिर देखते ही देखते धुआं फैलने लगा और अचानक उसमें से चिंगारियां निकलने लगी और टीवी में आग लग गई। जैक ने अचानक आग बुझाई और आग बुझाने के बाद पूरे परिवार के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, एक ही चीज की खिचड़ी थी कि भाई इसका प्लग तो आउट था, इसमें आग कैसे लगी? धीरे धीरे उस घर की चीजें गायब होने लगी। कभी हथौड़ा नहीं मिलता और कभी स्क्रू ड्राइवर। वही चीज किसी दूसरे कमरे में पड़ी हुई मिलती, ऐसी जगह जहां किसी ने रखी भी ना हो। पहले सबने शक किया कि शायद तुमने रखी हो। वो कहता मैंने नहीं रखी, ये कहता मैंने नहीं रखी। भाई ऐसे करते करते सबके चेहरों को तोते उड़ने लगे, सबकी हंसी जाने लगी। भाई इस चीज में थोड़ा सा फर्क आया और एक नई चीज शुरू हो गई। कभी अचानक पूरे घर में सड़े हुए अंडों जैसे स्मेल आने लगती, और या फिर कभी ऐसे स्मेल आने लगती जैसे कोई जानवर मर गया हो। जैक तुरंत पूरा घर देख लेता, बेसमेंट, किचन, स्टोर रूम, हर जगह, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और सबसे अजीब बात, जितनी जल्दी वो बदबू आती उतनी ही जल्दी गायब हो जाती, जैसे वो कभी थी ही नहीं। दिन गुजरते गुजरते आता है साल 1975। अब परिवार को लग रहा था कि भाई कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। एक रात सब नीचे बैठे हुए थे और तभी ऊपर वाली मंजिल से लकड़ी के फ्लोर पर चलने की आवाज आती है, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा रहा हो। जैक तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाता है। उसने हर कमरा, हर दरवाजा खोल कर देखा, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि पूरा घर पुराना है, लकड़ी का है, तो आवाज ऐसे ही आ गई होगी। उसने अपनी फैमिली को भी ऐसा ही दिलासा कुछ दे दिया। फिर वो रात तो निकल गई, लेकिन अगले हफ्ते से फिर वही आवाज बार बार आने लगी। कभी दिन में आती, कभी रात में आती, और कभी उस वक्त जब घर में कोई भी ना हो। और धीरे धीरे स्मूरल फैमिली को एहसास होने लगा कि इस घर में हम अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा कोई और भी है। और फिर इसी साल धीरे धीरे स्मूरल फैमिली की जिंदगी बदलने लगी थी। अब डर सिर्फ रात तक सीमित नहीं था, दिन में भी घर का माहौल बहुत अजीब लगने लगा था। कभी घर बिल्कुल शांत होता और फिर उसके थोड़े ही देर बाद अगले ही पल किचन से जोर जोर से आवाजें आने लगती, जैसे किसी ने सारे बर्तन जमीन पर फेंक दिए हो। जन्नत दौड़ते हुए किचन में पहुंचती, हर बर्तन अपनी जगह पर रखा होता, एक भी चीज जमीन पर नहीं होती, जैसे आवाज सिर्फ उन्हें डराने के लिए आई हो। कुछ दिन बाद उनकी किचन से आवाजें आने लगी। उनके किचन के कैबिनेट्स जोर जोर से बजने लगे। एक कैबिनेट बंद होता, फिर दूसरे से आवाज आती, फिर दूसरा बंद होता तो किसी और से आवाज आती। ऐसे लगता कि किचन में कोई जोर जोर से कोई दरवाजे पटक रहा हो। और फिर हर बार की तरह जैक दौड़कर किचन में जाता, लेकिन किचन में आगे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल शांति, ना कोई हवा चल रही होती और ना ही कोई खिड़की दरवाजा खुला होता। तो फिर जैक को भी समझ में नहीं आता कि ये जोर जोर से दरवाजे कौन पटक रहा था। अब घर में सिर्फ आवाजें ही नहीं, कुछ और भी होने लगा था। एक दिन जैक की बेटी मैरी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उन्हें साफ साफ जन्नत की आवाज सुनाई देती है, मैरी मैरी जरा इधर आना। बिल्कुल जन्नत जैसी आवाज थी। मैरी तुरंत बाहर आई, लेकिन जन्नत तो उस समय घर के दूसरे हिस्से में थी। उसने मैरी को बुलाया ही नहीं था। मैरी के पूछने पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और कुछ पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। फिर से कुछ दिनों के बाद फिर से ऐसी घटना होती है। जन्नत को लगता है कि मैरी उसे आवाज लगा रही है, लेकिन जैसे ही जन्नत मैरी के कमरे में जाती है, मैरी कहती है, व्हाट, क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अब ये आवाजें सिर्फ किसी एक को सुनाई नहीं देती थी, बल्कि ये हर रोज का बन चुका था। कभी जैक को सुनाई देती, कभी जन्नत को सुनाई देती और कभी बच्चों को सुनाई देती, जैसे कोई उनका नाम लेकर धीरे से उन्हें बुला रहा हो। लेकिन जब वो मुड़कर देखते तो वहां कोई दिखाई नहीं देता। और फिर धीरे धीरे घर का माहौल और भारी होने लगा। एक अजीब सी बेचैनी जो बिना वजह महसूस होती। जन्नत ने बाद में बताया कि कई बार वो बिल्कुल ठीक होती थी, लेकिन घर के एक खास हिस्से में पहुंचते ही उसे अचानक घबराहट होने लगती, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो, लेकिन उसके देखने पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और अब स्मूरल फैमिली के घर में एक न्यू एबनॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो
हो गई थी। उनके घर में अचानक ठंड आ जाती, इतनी ज्यादा ठंड कि अचानक पूरा टेम्परेचर घर का नीचे गिर जाता और वो सब एक दूसरे के मुंह को देखते। खिड़कियां बिल्कुल बंद होती, हीटर चल रहे होते, लेकिन ठंड कमरे की ऐसी होती कि जैसे कोई फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। ठंड शरीर को चीरती जाए, हाथ सुन्न होने लगते थे, सांस भारी होने लगती थी और उसके कुछ ही सेकंड बाद वही पुरानी बदबू सड़े हुए मांस की, कभी इतनी तेज कि किचन में खाना बनाना मुश्किल हो जाता था। कभी सिर्फ एक कमरे में, कभी पूरे घर में। जैक ने स्पेशल प्लम्बर बुलाया, पूरी पाइप्स चेक करवाई, बेसमेंट चेक करवाया, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला। और फिर आता है ईयर 1977। यही वो साल था जब परिवार ने कहा कि हमने कुछ सुना ही नहीं बल्कि देखा भी। एक दिन मैरी और जैनत दोनों किचन में बात कर रहे थे। मैरी का ध्यान अचानक किचन के कोने पर गया और वो एकदम स्टक हो गई। तो जब जेनत ने देखा कि मैरी स्टक क्यों होगी, तो जेनत ने मैरी की तरफ देखा तो मैरी कोने पर देख रही थी किचन के। तो जब जेनत ने भी किचन के कोने पर देखा तो जेनत भी स्टक हो गई, क्योंकि वहां जिस कोने पर वो दोनों लोग देख रहे थे वहां एक काली परछाई खड़ी थी, लगभग 5 फुट 9 इंच के आसपास लंबी। ना आंखें, ना चेहरा, ना कपड़े, सिर्फ एक काला सा आकार जो बिल्कुल हिले बिना उन दोनों की तरफ देखे जा रहा था। कुछ सेकंड जो उन्हें घंटों जैसे लगे, फिर वो परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई और उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गई। किचन में फिर से खामोशी थी, लेकिन जैनत और मैरी की धड़कनें पहले जैसी नहीं रही थी। उस दिन के बाद उन्होंने पहली बार एक दूसरे से ये सवाल पूछा, क्या हम सच में ये सब देख रहे थे या हमारे साथ कुछ हो रहा था। उस रात को शायद ही स्मुरल फैमिली में से किसी को रात को नींद आई हो और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ सालों में उन्हें ये घर सिर्फ डराएगा नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देगा। तो फिर आता है साल 1977। स्मुरल फैमिली ने एक फैसला किया कि भाई अगर हम अपने दिमाग में ये सब कचरा डाल के रखेंगे तो हम चैन से इस घर में रह नहीं पाएंगे। तो स्मुरल फैमिली ने मिलकर फैसला किया कि यार हमने जो सब एबनॉर्मल एक्टिविटीज देखी हम उनको दिमाग से रिमूव करते हैं ताकि इस साल की एक अच्छी शुरुआत हो और हम चैन से रह सकें। तो उन्होंने खुद को समझाया कि यार पुराना घर है, लकड़ी पुरानी है, पाइप्स पुरानी है, शायद इसी वजह से आवाजें आती हैं और इसी वजह से बर्तन वगैरह गिरते हैं। जो परछाई वगैरह दिखती है वो कुछ नहीं है, जो आवाजें सुनाई देती हैं वो कुछ नहीं है, सब वहम है। और धीरे धीरे स्मुरल फैमिली ने इन बातों का जिक्र करना बिल्कुल कम कर दिया, लेकिन घर जैसे उनकी हर बात सुन रहा हो। जब भी फैमिली को लगता कि अब सब ठीक हो गया है तभी कोई नई घटना सामने आ जाती। कभी रात के 2 बजे बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुल जाता, जैक उठकर देखता तो बाहर कोई नहीं होता। कभी हॉल में किसी के चलने की आवाज आती लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा होता। कभी सीढ़ियों के पास लगता जैसे कोई खड़ा है, जैसे ही नजर घुमाओ वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता, वहां कुछ नहीं होता। और सबसे अजीब बात यह है कि इसमें कोई भी घटना रोज नहीं होती, कभी 2-4 दिन के बाद और कभी हफ्तों के बाद। स्मुरल फैमिली को लगता है कि यार ठीक हो गया, थोड़ा फर्क पड़ गया, फिर 3-4 अजीब चीजें एक ही साथ में हो जाती। इसी वजह से पूरा परिवार हमेशा एक अजीब सी बेचैनी में रहने लगा था। सबसे ज्यादा असर बच्चियों पर पड़ने लगा था। जैसे ही शाम होती वो जल्दी से अपने कमरों में चली जाती, कोई भी अकेले ऊपर वाले छत पर नहीं जाना चाहती थी। अगर किसी को दूसरी मंजिल पर जाना हो तो कुछ लोग उसके साथ में जाते। और जब भी बच्चियां जैनत के साथ किसी भी काम से दूसरे माले पर रात को जाती तो बच्चियां एक ही बात कहती कि माँ मुझे अकेला मत छोड़ना यहाँ पर, माँ मुझे अकेला मत छोड़ना यहाँ पर। और एक माँ के लिए इससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या हो सकती है कि उसकी बच्चियां डर रही हैं, वो भी अपने ही घर में। फिर जैक भी धीरे धीरे बदलने लगा, दिन भर काम करता लेकिन घर लौटते ही उसका चेहरा बदल जाता। जैनत ने भी महसूस किया कि घर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां जाते ही उसके हाथ ठंडे पड़ने लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बिना वजह लगता है जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। स्मुरल फैमिली ने चर्च में भी बात करी, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करी और रोज रात को सारे साथ में इकट्ठे होकर शाम को प्रार्थना करते कि शायद इसी से हमारे घर का कुछ माहौल बदल जाए। और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों तक फैमिली
फैमिली में थोड़ा ठीक रहा तो घर वालों को लगा कि भाई थोड़ा सुकून मिल गया, अब शायद सब ठीक है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि कुछ दिनों के बाद इससे भी बड़ा तूफान आने वाला था। अभी ना स्मूरल फैमिली 80s के आसपास आ चुकी थी, शायद 1985 के आसपास। इस टाइम उनके घर में काफी खुशियां थी। उनकी बेटी थी जो हैथर, उसका कंफर्मेशन था। पूरा घर तैयारियों में लगा हुआ था, कपड़े निकाले जा रहे थे, किचन में काम चल रहा था, बच्चियां इधर से उधर भाग रही थी। काफी दिनों बाद इस घर में हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन शायद ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। 9 अप्रैल 1985 जन्नत और उसकी बच्ची शेनॉन दोनों किचन में खड़े थे। वहां पर हैथर के कुछ कपड़े वो ठीक कर रहे थे, तभी ना कोई आवाज ना कोई शोर शराबा। उनके छत पर लगा हुआ लाइट फिक्सचर काफी हैवी था, झूमर जिसे हम कहते हैं, वो अचानक से धीरे धीरे हिलने लगा। उनके देखते ही देखते वो काफी ज्यादा तेज ऐसे हो गया और ठीक 10 से 12 सेकंड के बाद खड़म करके नीचे आ गिरा। पूरा लाइट फिक्सचर अपनी हुक से निकलकर नीचे आकर टूट गया था। ग्लास के टुकड़े हर तरफ फैल गए थे। किचन एक पल में चीखों से भर गई। शैनन के माथे से काफी ज्यादा खून बहने लगा। जैक दौड़ता हुआ अंदर आया, उसने तुरंत बेटी को उठाया। सब लोग घबरा गए। It came without no warning at all. In a matter of a split second, it came crashing down onto the kitchen table. Light that had broken naturally. It just came crashing down. And it gouged Shannon on the forehead, and it gouged a mark onto the refrigerator. And this was... लेकिन बाद में स्मूरल फैमिली के घर में जो हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पहले अजीब घटनाएं कभी कभी होती थी, लेकिन अब हर रात कोई ना कोई ऐसी घटना उनके घर हो जाती थी जो उनकी नींद उड़ा कर रख देती थी। और फिर एक दिन शाम को जैक एंड जैनत सोने की तैयारी कर रहे थे। बाहर सब कुछ बिल्कुल शांत था, बिल्कुल नॉर्मल था। ना हवा चल रही थी, ना किसी इंसान की आवाज, सिर्फ दीवार पर टंगी हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज। अचानक उनके मुताबिक पूरा बिस्तर धीरे धीरे हिलना शुरू हो गया। पहले हल्का सा, जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। जैक की आंखें खुलती हैं, जैनत भी उठकर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो जाता है और फिर बिस्तर पहले से ज्यादा और ज्यादा जोर से हिलना शुरू हो जाता है, जैसे कोई उसे दोनों तरफ से पकड़कर हिला रहा हो। जैक तुरंत लाइट ऑन करता है, पूरा कमरा देख लेता है, बेड के नीचे देखता है, खिड़कियां देखता है, दरवाजा खोलता है, लेकिन हर बार की तरह आज भी कमरा खाली ही मिलता उसको। और फिर उस रात सिर्फ उन दोनों की तेज सांसों की आवाजें ही सुनाई देती उस कमरे से। जैक को अचानक महसूस होता जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो। कभी जैक को अपने बालों पर हाथ घूमता हुआ महसूस होता और कभी उसको लगता कि जैसे उसके पास कोई खड़ा हो। और आंखें खोलकर ढूंढने पर उसे मिलता क्या, सिर्फ अंधेरा, हर बार की तरह अंधेरा और वही पुरानी खामोशी। एक रात को जैक गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके कान में दर्द होता है और जैसे ही जैक अपने कान पर हाथ लगाता है उसके हाथ एकदम खून से लाल हो जाते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ उठते हैं और पूरा कमरा चेक करते हैं। उस कमरे में उनको कुछ नहीं मिलता। वापिस उम्मीद उनकी खाली रह जाती, लेकिन जैक के कान पर ऐसे लगता है कि किसी जानवर ने काटा हो। ऐसे दांतों के निशान होते उसके कान पर। उनका जर्मन शेफर्ड कुत्ता फैमिली के साथ कई सालों से रहता था। वो अक्सर घर के हर कोने में घूमता था, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती थी जहां पहुंचते ही वो रुक जाता था। उसके कान उस जगह पर खड़े हो जाते थे और वो एक ही जगह पर घूरता रहता था, जैसे वहां उसे कुछ दिख रहा हो जिसे बाकी के लोगों में से और कोई ना देख पा रहा हो। एक रात को कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी नजर कमरे के एक खाली कोने पर जा टिकी और फिर अगले ही पल कुत्ता अचानक हवा में उड़ गया और पूरी ताकत से दीवार से जा टकराया। और टकराने की वजह से आवाज इतनी तेज थी कि घर के दूसरे हिस्से में बैठे हुए लोग तुरंत दौड़कर आ गए। और जैसे ही परिवार वाले पहुंचते हैं, कुत्ता जोर जोर से चीख रहा था। परिवार वालों को लगा कि भाई ये कुत्ता तो मर गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुत्ता वो अचानक से ठीक हो गया। पर उस कोने में, उस कमरे में वो फिर से कुछ दिनों तक नहीं गया। इस घटना से स्मूरल फैमिली का डर और ज्यादा बढ़ गया। अब उन्हें लगने लगा था कि जो कुछ भी उनके घर में हो रहा है वो परछाइयों या आवाजों तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक अब ये घटनाएं उनके आसपास की चीजों पर भी असर कर रही थी। और सबसे बुरी चीज, ये सब कुछ उनके बच्चों के सामने हो रहा था। जैक और जैनत को समझ नहीं आ
आ रहा था कि वो अपनी फैमिली को कैसे बचाएं। पुलिस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या चर्च, आखिर किस से मदद मांगी जाए? जब तक हमें मालूम ही ना हो कि हमारा सामना किस चीज से हो रहा है तो हम किसकी तरफ इशारा करें। साल 1985 के बीच स्मुरल फैमिली की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। दिन में भी सब लोग नॉर्मल दिखने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उनके घर में अचानक से माहौल बदल जाता। सूर्य की किरणें डूबते ही उनके घर में अचानक से खामोशी छा जाती। बच्चियां दौड़ते हुए अपने कमरों में पहुंचने लगती। जैनेट सारी लाइट्स ऑफ करती। जैक सारे खिड़कियां, दरवाजे, डोर वगैरह चेक करता। सब कुछ ठीक होते हुए भी पर उनकी रात बिल्कुल ठीक से नहीं गुजरती। जैनेट ने बाद में बताया कि उसे रात को महसूस होता था कि उसके कमरे के कोने में कोई है। वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हिम्मत करके जब वो अपनी आंखें खोलती वहां कुछ नहीं दिखाई देता। कमरा एकदम खाली। फिर भी अंदर से एक एहसास जाता ही नहीं था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो और इंतजार कर रहा हो कि लाइट कब बंद होगी। स्मुरल फैमिली के मुताबिक घर की बदबू भी पहले से ज्यादा अजीब हो गई थी। कभी पूरे घर में एक साथ फैल जाती, कभी सिर्फ एक कमरे में। पर जब भी कोई बाहर का आदमी घर देखने आता उसे अक्सर कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन फैमिली के लिए ये घटनाएं किसी भी वक्त का इंतजार नहीं करती थी। ये कभी भी शुरू हो सकती थी। इसी दौरान जैक एंड जैनेट दोनों की नींदें लगभग खत्म हो चुकी थी। दोनों रात को छोटी छोटी आवाजों पर उठ जाया करते थे, चाहे वो लकड़ी की चरमराहट या बाहर पानी का टप टप। कभी ऊपर वाले कमरे में सामान घिसने की आवाज आती, लेकिन जब भी वो देखने के लिए जाते तो ऊपर कुछ भी नहीं मिलता, एकदम पहले की तरह सब खाली। धीरे धीरे उनके परिवार ने महसूस करा कि शरीर तो उनका घर पर ही है, लेकिन दिमाग हर वक्त सतर्क रहता है, जैसे कोई सिपाही 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहा हो। सबसे ज्यादा असर घर के माहौल पर पड़ रहा था। पहले जहां बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, अब वहां धीमी आवाज में बातें होती थी। पहले जहां फैमिली वीकेंड पर साथ बैठकर टीवी देखती थी, अब शाम ढलते ही हर किसी को अपने अपने कमरे में जाने की जल्दी रहती। ये घर उनकी जो एक नई शुरुआत थी, अब धीरे धीरे उनके लिए सिर्फ एक जगह बच गया था जहां स्मुरल फैमिली मजबूरी में रह रही थी। पर जैक ने कई लोगों से सलाह ली। किसी ने कहा पुराने घर में अक्सर ऐसा होता है, तो वही किसी ने कहा शायद स्ट्रेस की वजह से सबको एक जैसा लग रहा है। वही किसी ने कहा वायरिंग चेक करवाओ, किसी ने कहा चर्च में जाओ। और स्मुरल फैमिली ने हर किसी की सलाह मानी, लेकिन उनके मुताबिक किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब हर दरवाजा बंद होता हुआ नजर आया, तब उन्होंने एक आखिरी फैसला लिया। अगर कोई इस घर के बारे में समझ सकता है तो वो शायद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हो सकते हैं। और इसी उम्मीद में स्मुरल परिवार ने जनवरी 1986 में सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ईडी और लॉरेन वारेन से संपर्क किया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वारेंस के घर में कदम रखते ही ये केस सिर्फ उनके परिवार की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हंटिंग केसेस में से एक बनने वाला था। जनवरी 1986 में लगभग 13 साल बीत चुके थे, लेकिन इन्हीं 13 सालों में स्मुरल परिवार ने हर मुमकिन कोशिश करी अपने परिवार के साथ रहकर इस घर में आसानी से अपना जीवन बिताने की। उन्होंने घर ठीक करवाया, चर्च गए, कई प्रार्थनाएं करी। उन्होंने हर अजीब घटना का कोई न कोई नॉर्मल जवाब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उनके मुताबिक हर कोशिश के बाद चीजें और ज्यादा उलझती जा रही थी। तो वहीं ईडी वारेन और लॉरेन वारेन पूरे अमेरिका के सबसे अच्छे, सबसे मशहूर, सबसे तगड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। तो वहीं कई लोग उन पर भरोसा करते थे और कई लोग उन्हें कहानियां बनाने वाला मानते थे। लेकिन एक बात जरूर मानते कि जहां भी हॉन्टेड घर की बात होती वहां वारेन का नाम जरूर आता। कुछ ही दिनों बाद ईडी और लॉरेन वेस्ट पित्सथॉर्न के उस पुराने डुप्लेक्स घर के बाहर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। सामने वही घर था जिसे स्मुरल फैमिली पिछले कई सालों से अपना सबसे बड़ा डर बता रही थी। बाहर से देखने पर घर बिल्कुल आम लग रहा था। ना टूटी हुई खिड़कियां, ना कोई अजीब निशान, ना कोई ऐसी बात जो देखते ही किसी को डरा दे। लेकिन स्मुरल फैमिली के लिए ये सिर्फ ईंट और लकड़ी से बना हुआ घर नहीं था। ये उनके लिए ऐसी याद थी जो उन्होंने डर डर कर बिताई थी। लगभग 15 साल काफी ज्यादा खौफनाक है। ऐसे खौफनाक घर में लॉरेन वारेन धीरे धीरे घर के अंदर गई। फैमिली चुपचाप उन्हें देख रही थी। उनके मुताबिक लॉरेन वारेन ने घर में कुछ कदम ही रखे थे कि उनका चेहरा बदल गया। बाद में उन्होंने दावा किया कि घर के अंदर उन्हें एक ऐसी भारी और बेचैन कर देने वाली मौजूदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा उनके हिसाब से इस घर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग रूहें मौजूद हैं। एक गुस्से से भरा हुआ जवान लड़का, एक बुजुर्ग, एक औरत और एक आदमी जिसकी मौत इसी घर में हुई थी। और इन सबसे ऊपर एक बहुत ही ताकतवर बुरी ताकत जो कि बाकी सब पर काबू रखे हुए थी। ये वारेंस का असेसमेंट था। ईडी वारेन ने भी घर का हर हिस्सा ध्यान से देखा। किचन, हॉलवे, बाथरूम, बेडरूम, सीढ़ियां, हर जगह। कुछ देर रुककर वो फैमिली से अलग अलग सवाल पूछते कि ये कब शुरू हुआ, सबसे पहले घटना किसने देखी, सबसे ज्यादा किसने देखा, सबसे ज्यादा किस कमरे में होता है। जैक और जैनेट ने पिछले 13 साल की लगभग हर घटना उन्हें बता दी। कभी रुक
रुक कर और कभी रोते हुए और कभी इतनी धीमी आवाज में कि जैसे उन बातों को याद करना उनके लिए कोई आसान बात नहीं है। और उस रात ईडी वारन ने फैसला किया कि वो घर में कुछ वक्त गुजारेंगे और उनके मुताबिक जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे घर का माहौल बदलता गया। वारन ने दावा किया कि अचानक कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था, इतना ज्यादा नीचे गिर गया था कि वारन्स के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गई थी और फैमिली का कहना था कि ये वही ठंड है जो कई सालों से वो महसूस कर रहे हैं। ईडी वारन ने कहा कि उन्होंने घर के एक हिस्से में एक काला आकार बनता हुआ देखा जो कि पहले बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल सा था और वो धीरे धीरे बड़ा और घना होता गया और फिर कुछ ही पल के बाद ईडी वारन की नजरों से वो काला साया एकदम गायब हो गया। ये ईडी वारन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का खुद का दावा था। ईडी वारन के मुताबिक घर में देखते देखते उसकी नजरों के सामने घर में से टेबल के ऊपर से कुछ सामान नीचे गिर जाता था। पहले एक आवाज आती कमरे से, फिर दूसरी आवाज आती, फिर तीसरी आवाज आती और कमरों में एकदम शांति हो जाती। परिवार वाले बिल्कुल हिलते नहीं अपनी जगह से और वहां कोई कुछ नहीं बोलता, सब एक दूसरे को देखते रहते क्योंकि जो भी हो रहा था उसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। उस रात के बाद वारन्स को लगा कि स्मोरल फैमिली डर की वजह से ये सब नहीं कह रही थी। उनके मुताबिक घर का माहौल वाकई बहुत अलग था। ईडी और वारन ने फैसला किया कि घर में प्रार्थना की जाएगी। उनके मुताबिक शायद इस घर में माहौल बिल्कुल ठीक हो जाए। फैमिली के सारे लोग इकट्ठा हुए। घर के बाहर अंधेरा था और घर के अंदर हल्की सी रोशनी। स्मोरल फैमिली और वारन्स के मुताबिक जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई घर का माहौल अचानक बदलने लगा। पहले एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, फिर घर के अलग अलग हिस्सों से जोर जोर की आवाजें आने लगी, कभी ऊपर वाले छत से, कभी दीवारों के पीछे से। कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने जोर से मुक्का मार दिया हो दीवार पर और धक करके बिल्कुल एकदम खामोशी सी हो जाती। ईडी वारन ने बाद में बताया कि उनके बेडरूम में लगा हुआ एक शीशा बार बार उनका ध्यान खींच रहा था और जैसे ही वो शीशे के पास गए तो शीशे के नीचे ना एक गम सा लगा हुआ था और जैसे ही उन्होंने उस गम को देखा ध्यान से और उस गम से लिखा हुआ था गेट आउट, हिंदी में कहें तो निकल जाओ यहाँ से। वो निशान अपने आप उभर रहे थे, उनकी आंखों के सामने वो निशान उभरे। इसके बाद घर पर पवित्र जल का छिड़काव किया गया, बाइबल की आयतें पढ़ी गई, फिर उसके बाद कई और प्रार्थनाएं की गई। पर परिवार को लगा कि शायद अब तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट मसला हल। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के जाने के बाद स्मोरल फैमिली का कहना था कि हालात और ज्यादा खराब हो गए। उन्हीं रातों में दीवारों से और ज्यादा थक थक की आवाजें आने लगी, ऐसे लग रहा था कि पूरा घर हिल रहा हो। साल 1986 तक ये केस सिर्फ स्मोरल फैमिली तक सीमित नहीं रहा। लोगों को इस केस के बारे में पता चलने लगा, पहले आसपास के लोगों को, फिर पूरे शहर के लोगों को और फिर धीरे धीरे पूरे अमेरिका को। साल 1986 में स्मोरल फैमिली ने मीडिया के सामने आकर अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। उनके काफी ज्यादा टीवी इंटरव्यूज हुए, जर्नलिस्ट उनके घर तक पहुंचने लगे। तो वही न्यूज़पेपर्स में इसकी हर रोज नई नई हेडलाइन छपने लगी। तो कुछ ही हफ्तों में 328 और 330 अमेरिका का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला चे स्ट्रीट का ये घर उस समय की चर्चाओं में शामिल हो गया। अब स्पेशली लोग इस घर को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे थे। कुछ लोग सड़क के बाहर खड़े होकर तस्वीरें लेते तो कुछ लोग सिर्फ देखना ही चाहते थे। It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this. लेकिन बाहर से देखने पर ये घर बिल्कुल आम सा लगता, बिल्कुल साधारण सा लगता। ना कोई टूटी खिड़कियां, ना कोई मकड़ी के जाले, ना कोई डरावना चेहरा, सिर्फ एक कहानी जो स्मोरल फैमिली को बार बार डराती थी। अक्टूबर 1986 कई महीनों तक प्रार्थना और अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद वेस्ट पित्सटॉन के लोकल प्राइस ने कहा कि उनके हिसाब से घर में फील होने वाली नेगेटिव पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो वही स्मोरल फैमिली को लगा कि शायद इतने सालों के बाद, 15-16 साल के बाद उनकी जिंदगी वापिस शुरू हो सकती है नए सिरे से। क्या पता इस घर की सारी घटनाएं होना बंद हो जाए। लेकिन चर्च के उस फादर का भी कोई फायदा नहीं हुआ और फिर आखिरकार 1988 में स्मोरल फैमिली ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सालों तक उन्होंने जिस घर को बचाने की कोशिश करी, आखिर में वही घर उनसे छूट गया। फैमिली वेस्ट पित्सटॉन से निकल गई। ये सिर्फ एक घर बदलना नहीं था, ये उनसे जुड़े, उनसे चिपके हुए 15 सालों से दूर जाने की कोशिश थी, जिन 15 सालों को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वहीं कुछ दिनों के बाद एक फैमिली उस घर में रहने के लिए आती है, उस डुप्लेक्स मकान में रहने के लिए आती है। उस लेडी का नाम होता है देवरा ओवेंस। बाद में उसने बताया कि उसके घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसकी फैमिली के साथ होती रही, तो उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया। जैक स्मोरल 2017 में दुनिया छोड़कर चले गए और 2026 में इसी साल जैनत की भी मौत हो गई। लेकिन उनकी बेटियां आज भी बताती हैं, उन लम्हों को याद दिलाती हैं कि उनके साथ जो जो कुछ भी हुआ वो कोई एक फिल्म नहीं थी, वो हकीकत
हकीकत था, वो स्मूरल परिवार की जिंदगी की एक सच्चाई थी। तो दोस्तों आज की कहानी यही खत्म करते हैं, पर आपसे यही कहते हैं कि आप जब भी किसी नए मकान में शिफ्ट हो जहां पहले कोई रहता था, उस जगह को एक बार जरूर जांच ले। क्या पता आपकी शाम वहां नॉर्मल जाए और रात एबनॉर्मल हो जाए। स्मूरल परिवार की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी जगह पर आंख बंद करके भरोसा करके ना रहें। तो ध्यान रखें अपना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।